72 बीपीएससी पीटी प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया के हैं, जिसका सेट नंबर आज 7 डिस्कशन हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सौंदरानंद बुद्ध चरित्र तथा शारिपुत्र प्रकरण नाम ग्रंथ के रचना किस शासक के आश्रित राज्य कवि ने की थी। कहने का मतलब है कि सौंदरानंद बुद्ध चरित्र तथा शारिपुत्र प्रकरण नामक जो ग्रंथ लिखा गया था वो किस शासक के आश्रय में रह करके राज्य कवि ने लिखा था। तो ये सभी पुस्तक आप जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया था। ये सभी लिखा गया था अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। सौंदरानंद बुद्ध चरित्र और शारिपुत्र किसके द्वारा लिखा गया था, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। और अश्वघोष किसके दरबार के कवि थे, किसके दरबार में रहते थे, तो वो थे कनिष्क के दरबार में रहते थे। और जानते हैं कि जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था तो अश्वघोष ने ही उपाध्यक्षता की थी। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। देखिए सूची 2 और सूची 1 को मिलाना है। एक वगल शासक है, एक वगल उसका उपनाम है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था, तो विक्रमादित्य के रूप से विक्रमादित्य के रूप में उसे जाना जाता था। अशोक को किस नाम से जाना जाता है, तो आप जानते हैं कि अशोक को अपने शिलालेख में प्रियदर्शी कहा गया है। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना गया है, तो समुद्रगुप्त को नाम किस नाम से जाना गया है, तो परक्रमांक नाम से इसे जाना गया है। वहीं स्कंदगुप्त को किस नाम से जाना गया है, तो क्रमादित्य के नाम से इसे जाना गया है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 2143, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द सीता का क्या अर्थ है। जो ऋग्वेद में सीता शब्द उल्लेख किया गया था इसका क्या नाम है, क्या अर्थ होता था, तो उस समय हल के निशान, जो हल के निशान था उसको सीता कहा गया है। आइए नेक्स्ट देखिए 4 नंबर। गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को ब्रह्मांड का स्थिर केंद्र माना था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्थिर केंद्र नहीं माना था। इसका कहना था कि भैया कि ब्रह्मांड में सभी है जो एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, तो ये स्थिर केंद्र इसको बिल्कुल नहीं माना हुआ था। वही दूसरा है कि फाहियान समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। जानते हैं कि फाहियान किसके समय आया था, ये आया था समुद्रगुप्त के नहीं, आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि प्रयाग प्रस्ती समुद्रगुप्त की विजेताओं का वर्णन किया गया है, तो ये बात क्या है, सही है। इसमें केवल और केवल कौन सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल 3 सही है। आइए नेक्स्ट देखिए 5 नंबर। यहाँ भी मिलान करना है। देखिए यहाँ पर एक बगल जो जैन तीर्थंकर है उसका नाम दिया गया है और उसको कौन से प्रतीक से उनको जाना जाता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऋषभ देव को किस प्रतीक से नाम जाना जाता है, तो ऋषभ देव को सांड के नाम, सांड इनका प्रतीक चिन्ह था, सांड हो जाएगा ऋषभ देव का। अजीतनाथ है जो दूसरे जैन तीर्थंकर थे, इनको किस प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। वहीं पार्श्वनाथ के क्या था प्रतीक चिन्ह, इनका था सांप। वहीं महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था, इनका सिंह था। इस प्रकार से इसका कौन हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, इनके 2 3 4 1 हो जाएगा आंसर बी नंबर। आइए नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत उसके पश्चिमी तटीय क्षेत्र में फ्लोरीन और डुकेट नामक मुद्राएं प्रचलित थी जो पुर्तगाली मुद्राएं थी। देखिए विजयनगर साम्राज्य के जो पश्चिमी क्षेत्र था वहां से पुर्तगाली के साथ व्यापार नहीं होता था, वहां पे इटली के साथ ये लोग व्यापार करते थे ज्यादातर। इसीलिए ये मुद्राएं जो देख रहे हैं आप, फ्लोरीन और डुकेट नाम की जो मुद्राएं थी ये पुर्तगाली नहीं थी, ये कहाँ की थी, ये इटली की मुद्राएं थी। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि तेलुगु कविता का पितामह कहा जाने वाला अल्लश्री पेद्दन कृष्णदेवराय के दरबार में रहता था, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट कौन से सही हो जाएंगे, केवल और केवल 2 सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। किस मुगल शासक के द्वारा राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था, यानी कि कौन से मुगल शासक है जिसने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, तो ये कौन शासक हो जाएगा, ये हो जाएगा शाहजहां था। शाहजहां के द्वारा राजधानी का हस्तांतरण किया गया। आइए 8 नंबर क्वेश्चन। कारण है और कथन है पूछा जा रहा है आपसे, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो ये कारण क्या बताया जा रहा है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये बात क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। महमूद गजनी भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो आप जानते हैं कि महमूद गजनी है जो भारत से लूट करके वो मध्य एशिया में, यानी कि मध्य एशिया में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए ये चाहता था कि भारत से लूटा जा सके और ये लूट का जो संसाधन है उस तरफ
खर्च करके मध्य एशिया पर ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनाया जा सके। भारत में वह अस्थायी मुस्लिम शासन करने नहीं चाहता था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चाहता था कि भारत से केवल और केवल हल लूटने के उद्देश्य से हुआ था। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, दूसरा वाला कारण है जो गलत हो जाएंगे। इस प्रकार से क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि भारत में कभी वो अस्थायी मुस्लिम शासक बनने शासन करने का उद्देश्य से भारत में कभी नहीं आए थे। धन लूट करके वो सीधे गजनी चले जाते थे। इनका मुख्य उद्देश्य था कि मध्य एशिया पर पकड़ मजबूत बनाया जा सके। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने का एकमात्र महत्वपूर्ण ग्रंथ तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार थे। तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन थे? तो जियाउद्दीन बर्नी थे। जियाउद्दीन बर्नी है, इन्हीं के द्वारा तारीख ए फिरोज शाही की रचना की गई है, जिससे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जानने का हमें एक महत्वपूर्ण स्रोत ये पुस्तक प्राप्त है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्या कह रहा है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा भारत में लड़े गए निम्नलिखित युद्ध पर विचार करें। कि बाबर द्वारा ये प्रमुख 4 युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पहला युद्ध आप जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध था। ये 1526 में लड़ा गया था। ये किसके साथ लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के साथ, और इसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है और इसी युद्ध से मुगल वंश स्थापित होता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 2 नंबर। देखिए सभी में पहला 2 है। पानीपत के बाद दूसरा कौन सा युद्ध हुआ था? तो हुआ था खानवा का युद्ध। दूसरा हुआ था खानवा का युद्ध, हुआ था 1527 में, और ये बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। राणा सांगा इसमें पराजित हो जाता है। तो 2 के बाद कौन होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो 2 के बाद 4 होना चाहिए, तो ये दोनों स्टेटमेंट नहीं होगा। अब इस दोनों में से कोई होगा, देख लीजिए कौन होगा। खानवा का युद्ध के बाद कौन सा युद्ध होता है? तो खानवा के युद्ध के बाद होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है, और चंदेरी का युद्ध किसके साथ होता है? मेदिनी राय के साथ होता है। इसमें मेदिनी राय है जो पराजित हो जाता है। इस प्रकार से इसका 2-4-3 यानी कि 2-4-3-1 हो जाएगा। और घाघरा का युद्ध है जो सबसे लास्ट में 1529 में बाबर के द्वारा लड़ा जाता है, और ये लड़ा जाता है महमूद लोदी के खिलाफ लड़ा जाता है, और इसमें महमूद लोदी पराजित हो जाते हैं, और 1530 में बाबर है जो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से इसका कौन सा युद्ध हो जाएगा? 2-4-3-1। आइए 11 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, मिलान करना है। ठीक है, रंपा विद्रोह है। रंपा विद्रोह है जो पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश में हुआ था, और इसके नेतृत्व किए थे अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। रामोशी विद्रोह इसका नेतृत्व किए थे उमा जी के द्वारा, रामोशी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। वहीं कुका विद्रोह है, इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो इसका नेतृत्व हो जाएगा भरत जवाहर मल के द्वारा इसकी नेतृत्व की गई थी। खांसी विद्रोह है, इसका नेतृत्व किए थे सरदार तीरथ सिंह के द्वारा। खांसी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। 2143 आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए 12 नंबर, कथन और कारण है, विचार करना है। कथन कह रहा है कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। देखिए एक दृष्टि से ये स्टेटमेंट सही है। कांग्रेस इसे पूर्ण रूप से विरोध किया था, लेकिन मुस्लिम लीग के एक गुट ने साइमन आयोग का विरोध किया था, जबकि मुस्लिम लीग का दूसरा गुट है जो साइमन आयोग का समर्थन भी किया था। यानी कि मुस्लिम लीग है जो अपने आप में विभाजित हो गई थी, कुछ लोग इसका समर्थन किए थे, कुछ लोग विरोध किए थे। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, और ये आया था भारत में, आगमन इसकी हुई थी फरवरी 1928 में। इसमें 7 सदस्य थे, और सातों के सातों सदस्य थे जो ब्रिटिश थे, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। दूसरा है कि साइमन आयोग एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। एक दृष्टिया देखिएगा तो मुस्लिम लीग का एक वर्ग है जो इसका विरोध भी किया था, और एक वर्ग है इसका समर्थन भी किया था। तो अगर हम सही लेकर चलते हैं, पहला स्टेटमेंट ये कारण भी सही है। कारण विरोध इसका इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो ए और आर का दोनों सही भी है और व्याख्या भी करता है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? ये प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? ये किया गया था वर्धा में। वर्धा में कांग्रेस की एक विशेष अधिवेशन आयोजन की गई थी, और इसी में ये प्रस्ताव है जो भारत छोड़ो आंदोलन का पारित मान लिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है मिलान चिन्ह पूछ रहा है कि कौन सा समय में कौन से जो गवर्नर जनरल है ये कौन सा सुमेलित है, देखना है हमें। प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो ये हुआ था 1767 से लेकर के 1769 तक, और ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है वो किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड वेलेस्ट के समय हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1780 से लेकर के 84 तक हुआ था, और किसके समय हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ है, 90 से लेकर के 92 तक, 1790 से 92 तक हुआ है, ये सही हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है जो वेलेजरी के समय हुआ है, ये 1799 में हुआ था, ये भी सही है। तो केवल और केवल क्या 2 स्टेटमेंट है जो इसमें क्या है सही है, केवल 2 स्टेटमेंट है जो सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए। 1857 के विद्रोह के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन था समाप्त करके
भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था, कि ब्रिटिश राजा के अधीन कर दिया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसे हड़प नीति कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होती थी कि जिस भी राजा का अपना उत्तराधिकारी, अपना संतान नहीं होता था, तो गोद लिए हुए पुत्र को मान्यता नहीं दी जाती थी और उस क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र के अधीन शामिल कर लिया जाता था। तो इसको भी मान्यता दे जाने लगा 1857 के क्रांति के बाद। कहा जाने लगा कि जो भी राजा अपने दत्तक पुत्र को, अपने गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते हैं, वो घोषित कर सकते हैं। चौथा स्टेटमेंट है कि गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का पद स्थापित कर दिया गया। ये भी बात में क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सभी के सभी घटना है जो 1857 के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ था। आइए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कितने युग में शहीद सुमेलित है अधिनियम आया था और कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए शिशु प्रतिबंध, शिशु जो प्रतिबंध लगाया गया था वो किसके समय लगाया गया था, तो ये लगाया गया था वेलेजली के समय। ये हो जाएगा गलत। लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय कौन सा हो जाएगा, तब जानते हैं लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट है जो नॉर्थ ब्रुक के समय लाया गया था। नॉर्थ ब्रुक के समय, लॉर्ड कैनिंग नहीं हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। एज ऑफ कंसल्ट बिल, एज ऑफ कंसल्ट एक्ट या इसी को एज ऑफ कंसल्ट बिल कहा जाता है। ये लैंस डाउन के समय लाया गया था और इसमें लड़की के जो विवाह की आयु थी वो 14 वर्ष था और लड़का के विवाह की आयु 18 वर्ष था। ये किसके समय लाया गया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये लैंस डाउन के समय लाया गया था। सारदा एक्ट, सारदा एक्ट है जो किसके समय लाया गया था, तो ये लाया गया था इरविन के समय, इरविन के समय लाया गया था सारदा एक्ट। इस प्रकार से कौन सा सही है, तो केवल सी और सी केवल सही है। आइए नेक्स्ट 17 नंबर। निम्नलिखित धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ब्रह्म समाज ने वेद की सर्वोच्चता और मूर्ति पूजा का समर्थन किया था, तो बिल्कुल गलत बात है। ब्रह्म समाज है जो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ये बात बिल्कुल सही है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे और मूर्ति पूजा का विरोध किए थे। आर्य समाज के द्वारा ही शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति हिंदू था और बाद में ईसाई और मुस्लिम बन गया है, उसे पुनः हिंदू में स्थापित करना, उसी को शुद्धि आंदोलन कहा जाता है और यह आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था। आइए 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक संगठन और उसका संस्थापक सही सुमेलित है। लैंड होल्डर सोसाइटी, देखिए भारत में स्थापित राजनीतिक संगठन की ये पहली सोसाइटी थी लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था और ये कब हुई थी, इसकी स्थापना 1838 में की गई थी। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो जाएगा किसके द्वारा, ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी की के द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया था, 1866 में स्थापित किया गया था। बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन है जो जगन्नाथ शंकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये भी हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। वहीं चौथा है पुणे सार्वजनिक सभा, पुणे सार्वजनिक सभा है जो एमजी रनाडे के द्वारा, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1870 में थी। पुणे सार्वजनिक सभा भी गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल 1 नंबर। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। ये बिल्कुल क्या बात सही हो जाएंगे। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे। ये बिल्कुल बात सही हो जाएगा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष एओ ह्यूम थे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि ओएमएस चंद्र बनर्जी थे। एओ ह्यूम है जो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे हैं, जबकि ये प्रथम जो सत्र हुआ था कांग्रेस के उसमें सचिव बने थे, अध्यक्ष नहीं होगा, ये अध्यक्ष नहीं, ये प्रथम सचिव बने थे, जबकि अध्यक्षता पद इन्होंने कभी नहीं संभाला था। लेकिन इन्हीं के द्वारा स्थापना की गई थी, लेकिन ये कभी अध्यक्षता पद नहीं संभाले थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजन किया गया था। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस प्रकार से इसमें कौन से सही है, तो 1 2 4, 1 2 4 है, ये क्या है, सही है। आइए नेक्स्ट देखिए 20 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन है जो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी 1924 में। कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्षता है महात्मा गांधी ने की थी। ये अधिवेशन है 1924 में बेलगांव में की थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ये भी बात सही है। कांग्रेस की प्रथम जो भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो
कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी 1925 में। लेकिन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा 1917 में, तो 1917 हो जाएगा, वो था कलकत्ता अधिवेशन। तीसरा स्टेटमेंट है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता है 1929 में लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही थी। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1931 के जो कराची अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की जा रही थी। इसका स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा, केवल 1, 2, 3 है जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 21 नंबर, 1917 के सूरत अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 1917 के सूरत अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सूरत अधिवेशन में नरम दल गरम दल के बीच मतभेद के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ये बात क्या है, बिल्कुल सही बात है। अध्यक्षता पद के लेकर के और जो उस समय चल रही थी स्वदेशी आंदोलन, उसके विस्तार क्षेत्र को लेकर कांग्रेस के दो गुटों में आपस में मतभेद हो गई थी और इसके कारण दो गुट अलग हो गए थे। इस अधिवेशन की अध्यक्ष रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। गरम दल गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, ये गलत हो जाएगा। गरम दल चाहते थे या तो लाला लाजपत राय इस अधिवेशन की अध्यक्षता करे या तो खुद, मतलब कि खुद है, इनकी गरम दल चाहती थी कि लाला लाजपत राय के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता करना, न कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अध्यक्षता करना, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। कांग्रेस का पुनर्मिलन है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, ये बात क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसका पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, तो केवल 3 गलत है, तो स्टेटमेंट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर है जो केवल गलत था, बी नंबर है जो गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, 1905 के बंगाल विभाजन के पश्चात पश्चिमी भाग जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल था, उसका पहला गवर्नर किसे बनाया गया। देखिए जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो जो पश्चिमी बंगाल था, जो अभी देख रहे हैं वर्तमान में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और अभी पूर्वी बंगाल है, जो ये सभी क्षेत्र मिलाकर के पश्चिमी बंगाल बनाया गया था। और जो उस समय पूर्वी बंगाल था वो बांग्लादेश, अभी जो आप देख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, उस समय के लिए वो पूर्वी बंगाल था। तो पूछा जा रहा है कि पश्चिमी बंगाल, उस समय जो पश्चिमी बंगाल था उसका गवर्नर किसे बनाया गया था, गवर्नर उस समय किसे बनाया गया था, एंड्रयूड फ्रेजर है, इसी को पश्चिम बंगाल के उस समय गवर्नर बनाया गया था। जबकि लेफ्टिनेंट ब्रोमफील्ड फुलर को बनाया गया था पूर्वी बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, जबकि एंड्रयूज हो जाएगा पश्चिम बंगाल के गवर्नर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है। प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को सहायता से जीता था, ये बात क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बात हो जाएगा सही, क्योंकि मीर जाफर ने ही गद्दारी कर दिया था जिसकी वजह से सिराजुद्दौला है वो हार गया था। ये बी नंबर है, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेज ने मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को हराया था, ये बिल्कुल बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी, ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। द्वैत शासन में दीवानी नवाब के पास जबकि निजामत कंपनी के पास थी, ये हो जाएंगे क्या, गलत। देखिए द्वैत शासन था जिसमें दीवानी किसके पास था, दीवानी चला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और निजामत है किसके पास चला गया था, ये पता चला गया था नवाब के पास। दीवानी का मतलब होता है कि जो टैक्स वसूलने का अधिकार है, पैसा से संबंधित जो अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद अपने आप रख ली, और निजामत जो शासन व्यवस्था को जिम्मेदारी होती है, शासन व्यवस्था किस प्रकार से किया जाएगा वो जिम्मेदारी है जो राजा के पास छोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल है और संबंधित कार्य कौन सा इसमें सही विकल्प चुनना है। देखिए वारेन हेस्टिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट 1777 के तहत बंगाल का ये क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, ये क्या है, बात बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नवालिस है अस्थायी बंदोबस्त तथा सिविल सेवा में सुधार के लिए कर्नवालिस को जाना जाता है। आप जानते हैं कि दरोगा का पद हो चाहे एसपी का पद हो या जो आजकल आईएएस का जो पद है वो कर्नवालिस के द्वारा ही सृजन किया गया था। डलहौजी व्यपगत का सैद्धांतिक तथा रेलवे की शुरुआत किसके समय हुई थी, ये हुआ था डलहौजी के समय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स और रेलवे की शुरुआत इसी के समय किया गया था। टेलीग्राफ का जो शुरुआत है वो इसी के समय डलहौजी के समय ही शुरू किया गया था। जो ये डलहौजी के समय हो जाएगा व्यपगत का सिद्धांत, रेलवे की शुरुआत। रिपन के समय क्या हुआ था कि स्थानीय स्वशासन की नीति है, इसी के समय पहली बार आई थी। जो स्थानीय स्वशासन है आजकल पंचायत और नगरपालिका दिख रहे हैं, किसका देन है, ये लॉर्ड रिपन का देन है। इस प्रकार से सभी के सभी काम है जो सुमेलित है, इसका डी आंसर हो जाएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कर लीजिए विचार। 1813 के चार्टर्ड एक्ट के बाद मुक्त व्यापार नीति लागू होने से भारतीय उद्योग की क्षति हुई थी, ये बात क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे।
क्योंकि 1813 के बाद जो मुक्त व्यापार नीति है, सभी को भारत के साथ व्यापार करने का जो अधिकार दिया गया था, जिसकी वजह से भारतीय उद्योग की क्षति हुई थी। धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था, ये बात बिल्कुल सही है। स्थानीय बंदोबस्त में सरकार का सीधा संबंध किसान से था, ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि रैयतवारी में सरकार का संबंध सीधे किसान से होता था, जबकि स्थानीय बंदोबस्त में क्या होती थी कि एक बिचौलिया होता था और वो टैक्स वसूल करके किसानों से ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचाता था। इसका मतलब है कि डायरेक्ट संपर्क नहीं होती थी। रैयतवारी व्यवस्था मद्रास और बॉम्बे में लागू की गई थी, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सही विकल्प कौन सा है, 1 और 2 4, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 26 नंबर, ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन हो जाएगा गलत, गलत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ताना भगत आंदोलन 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में जतरा ओराव के नेतृत्व में हुआ था, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यह आंदोलन ओराव जनजाति के बीच सामाजिक धार्मिक सुधार से प्रारंभ होकर ब्रिटिश विरोध के रूप ले लिया था, ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही बात है। इस आंदोलन के अनुयायियों ने अहिंसा, शराब त्याग और धार्मिक शुद्धता पर बल दिया था। ये आंदोलन पूरी तरह क्या थी, अहिंसक थी, ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ताना भगत आंदोलन 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और ओराव जनजाति की संयुक्त नेतृत्व के साथ हुई थी, ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा था गलत कौन है, तो ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर है जो गलत है। इसमें मुंडा है, मुंडा जनजाति है, इसने भाग नहीं लिया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 27 नंबर। 27 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में विश्वविद्यालय के विकास के संबंध में सही कथन चुने। विश्वविद्यालय के विकास के संबंध में सही कथन कौन सा है। वुड डिस्पैच 1854 में, सिफारिश पर लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित की गई थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि जो प्रारंभ में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये कौन सा विश्वविद्यालय था, ये कलकत्ता, बम्बई, मद्रास था, जो 1857 में स्थापित किया गया था। आधार था वुड डिस्पैच 1854 का रिपोर्ट। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो इसका आपका आंसर ही हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है कि पटना विश्वविद्यालय का स्थापना, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1917 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड वेटिंग के समय पारित हुआ था, तो गलत है। भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम है किसके समय का पारित हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था 1904 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1887 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित था, बिल्कुल गलत है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना है जो अभी बीएचयू को आप देख रहे हैं 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इस प्रकार से इसका आंसर सही कौन सा है, ए नंबर है। चलिए 28 नंबर, समाचार पत्र है और व्यक्ति है, इसका मिलान करना है। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट है जो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इसका संपादन किया गया था। वंदे मातरम किसके द्वारा, वंदे मातरम है जो भिकाजी कामा के द्वारा पेरिस में इसका संचालन किया गया था। गदर नामक समाचार पत्र है जो लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में इसका संचालन किया गया था। तलवार है जो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा बर्लिन में इसका संचालन किया गया था। इस प्रकार से सभी एक दूसरे को सुमिलित है, 1 2 3 4 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए 29 नंबर, भारत का गैरीबाल्डी किसे कहा जाता है। भारत का गैरीबाल्डी कैसे कहा जाता है, तो भारत का गैरीबाल्डी कहा जाता है, तात्या टोपे को भारत का गैरीबाल्डी कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह के विद्रोह की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से कैसे वर्णित किया जा सकता है। आप जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में जो वीर कुंवर सिंह है बिहार से नेतृत्व कर रहे थे और इनका पूछ रहा युद्ध का प्रकृति किस प्रकार से था, तो स्थानीय आधार पर संगठित लेकिन व्यापक समन्वय से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ था। यानी कि स्थानीय आधार पर तो ये संगठित था लेकिन पूरे देश के विद्रोह के साथ ये आंशिक रूप से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार से इसका सबसे अच्छा वर्णन हो जाएगा सी नंबर। आइए 31 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। देखिए संविधान के भाग दिया हुआ है और उसका कौन से विषय से इसका संबंध है जो आपसे पूछा जा रहा है। सहकारी समिति आप जानते हैं सहकारी समिति भारतीय संविधान में नहीं था। 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत इसे भारतीय संविधान के भाग 9B में इसे जोड़ा गया था, यानी कि 9 में इसको जोड़ा गया था। कब, 97वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। पंचायत की 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, किस भाग में, भाग 9 में। अधिकरण को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था और किसमें रखा गया है, ये हो जाएगा भाग 14 में। नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन 1993 किसमें रखा गया है, 9 में रखा गया है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 3142 आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही बात है, जब आपकी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करती हैं और आपकी मौलिक अधिकार के संरक्षण करने का प्रावधान करती है। इसीलिए बी.आर. अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद 32 को जो आपका मौलिक अधिकार में है
इसको संविधान का आत्मा कहा था, ये व्याख्या भी करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 33 नंबर कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी की बात कही गई है। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये प्रावधान जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि उद्योग में यानी कि जब भी कोई मैनेजमेंट में कोई बदलाव होगी और बात की जाएगी तो इसमें क्या है कि जब मजदूर संघ है उसको भी शामिल किया जाएगा। किसमें कहा गया था, 42वां संविधान संशोधन के तहत 43 क में जोड़ा गया है। आइए 34 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया एक विधायी प्रक्रिया है। ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये विधायी प्रक्रिया नहीं है जबकि एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया हो जाएंगे। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाई जाती हैं ये कहाँ पर जिक्र है, ये हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 में ये जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया नहीं है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 7 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है, गलत हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा। ये हो जाएगा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कौन सही है, तो ना तो एक ना तो दो। चलिए नेक्स्ट देखिए 35, निम्नलिखित आयोग या समिति में किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से नहीं है, किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से नहीं है, तो हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति है जो चुनाव रिफॉर्म से, चुनाव सुधार से संबंधित था। वहीं सभी संबंध है जो अन्य जो समिति है उसका संबंध है केंद्र राज्य संबंध को स्थापित करना। राज्य रमन्ना समिति का संबंध ये केंद्र राज्य संबंध से था और इसका स्थापना 1969 में किया गया था। सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किया गया है। वहीं पुंछी आयोग की स्थापना 2007 में किया गया था। इन सभी का संबंध है जो केंद्र राज्य संबंध से था, जबकि इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध है जो इलेक्शन रिफॉर्म से है। आइए निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को दो अलग अलग संवैधानिक निकायों में बांट दिया गया था। ये कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, ये किया गया था 89 संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में जो SC ST जो आयोग था उसको अलग कर दिया गया था। आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुति सहायता का निर्देश, प्रस्तुति सहायता का जो निर्देश है किस अनुच्छेद में है, ये हो जाएगा 42 में ये निर्देश दिया हुआ है। लैंगिक भेदभाव के बिना समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39 घ में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। वन एवं वन्य जीव का रक्षा का बात कहा किसमें किया गया है, ये किया गया अनुच्छेद 48 क में किया गया, ये भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ग्राम पंचायत के गठन की प्रावधान किसमें की गई है, अनुच्छेद 40 में हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 3142 हो जाएगा सी नंबर। आइए, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का विस्तार। देखिए, राष्ट्रपति जब सदन के एक सत्र या दोनों सत्र नहीं चल रही होती है तो एक कानून बनाती है राष्ट्रपति, उसी को अध्यादेश कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में इस प्रकार की प्रावधान की गई है। लेकिन जब दोनों सत्र शुरू हो जाती है उसके 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदन से उसको प्रस्ताव को पारित करा लेना होता है, नहीं तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा 6 सप्ताह इसका मैक्सिमम टाइम होता है सदन शुरू होने से। आइए 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी करने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इस प्रकार के प्रावधान है जो अनुच्छेद 253 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता करना होगा तो राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकती है, राज्य से पूछना जरूरी नहीं है। आइए 40 नंबर क्वेश्चन, कथन और कारण है, इसमें विचार करना है कौन सही है कौन गलत है। संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। ये बिल्कुल बात सही है। आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है और उसका काम ही है चुनाव कराना। निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही है, बात तो सही है लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सही। आइए नेक्स्ट देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। ये द्वीप है जो हिंद महासागर का द्वीप है, इसको दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। तो आप जानते हैं इसमें सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, तो मेडागास्कर हो जाएगा जो सबसे दक्षिण में है। इसका मतलब सबसे पहले कौन हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। ये दोनों में से ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आइए मेडागास्कर के बाद कौन हो जाएगा, तो मेडागास्कर के बाद कौन सा होगा, वो हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस एक देश है, मेडागास्कर भी सभी देश है लेकिन सभी हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है। तो मेडागास्कर सबसे दक्षिण में है, उसके दक्षिण में कौन हो जाएगा, मॉरिशस हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 इसके बाद उसके बाद हो जाएगा मालदीव, उसके बाद लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट देखिए 42 नंबर कौन सा हो जाएगा, 42 नंबर। आइए, कोडाई कनाल किस पर्वत पर अवस्थित है। कोडाई कनाल एक हिल्स स्टेशन है, ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। और ये पूछ रहा है कि किस स्थान पर है, तो पालनी हिल्स पर ये एक हिल्स स्टेशन है। कोडाई कनाल एक हिल्स स्टेशन है जो पालनी पहाड़ी पर है और ये तमिलनाडु में है। मिलान करना है, देखिए कौन सा क्षेत्र है और नदी वाला झील है और क्षेत्र दिया हुआ है। टीटीकाका झील, टीटीकाका झील है जो बोलेविया और पेरू के
आसपास में है। टिटिकाका झील है जो बोलिविया और पेरू हो जाएगा। विक्टोरिया झील है जो तंजानिया, युगांडा और केन्या के सीमा लगती है। विक्टोरिया झील आप जानते हैं कि विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। यहाँ से तंजानिया, युगांडा और केन्या हो जाएगा सीमा। वही है मिशिगन झील कहाँ है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थित है मिशिगन झील। इस प्रकार से इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? 214 हो जाएगा आंसर डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। प्रारंभिक वायुमंडल में मुख्यतः जलवाष्प, नाइट्रोजन, मीथेन आदि मौजूद थे। जब प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण हुआ था उसमें जलवाष्प, नाइट्रोजन, मीथेन आदि मौजूद थे। प्रारंभिक जलवायु जो वायुमंडल था उसमें ऑक्सीजन नहीं था। बिल्कुल ये क्या स्टेटमेंट है? ये सही है। तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ है। ये बात क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही है। पृथ्वी सौरमंडल सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। ये भी बात क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही है। भारत का जो सौरमंडल पृथ्वी है जो सौरमंडल का सबसे अधिक घनत्व है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये क्या है? भारत पृथ्वी की जो घनत्व है जो सबसे अधिक है सौरमंडल के अन्य ग्रह की अपेक्षा। ये तीनों के तीनों कथन क्या है? ये तीनों के तीनों कथन है जो सही है। आइए 45 नंबर क्वेश्चन। गुटेनबर्ग असंबद्धता मेंटल और क्रोड के बीच स्थित है। ये बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। गुटेनबर्ग हो जाएगा मेंटल और क्रोड के बीच में क्या है? ये सही है। वहीं आपसे पूछा जाता कि गुटेनबर्ग का अन्य नाम, गुटेनबर्ग असंबद्धता का अन्य नाम क्या है? तो गुटेनबर्ग असंबद्धता का अन्य नाम विसर्ट असंबद्धता है। ये भी मेंटल और क्रोड के बीच में अलग करता है, इसी का अन्य नाम है। वही मोह असंबद्धता आपसे पूछा जाए, मोह असंबद्धता तो ये हो जाएगा, ये किसके बीच में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है, उसे मोह असंबद्धता कहा जाता है। क्रस्ट और मेंटल को अलग करेगा, मोह असंबद्धता कहलाएगा। रेपेटी असंबद्धता बाहरी मेंटल और आंतरिक मेंटल के बीच को अलग करता है। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा दोनों को दोनों क्या है? सही है। लवणता का सही क्रम क्या है? आप जानते हैं कि लवणता है, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा लवणता कौन से झील में है? यह तुर्की के जो वान झील है वो सबसे ज्यादा लवण है। सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? तीन। उसके बाद मृत सागर हो जाएगा, मृत सागर उसको 3-1-2 यानी सबसे ज्यादा लवण है तुर्की का जो वान झील है। उसके बाद मृत सागर है, उसके बाद ग्रेट सॉल्ट लेक है। ये हमारा लवणता सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? तुर्की का वान झील हो जाएगा। दूसरी सबसे ज्यादा लवणता हो जाएगा मृत सागर। तीसरी सबसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेट सॉल्ट लेक। इस प्रकार से इसका सही क्रम हो जाएगा 3-1-2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर पर। 47 नंबर क्या कर रहा है? पुष्प वर्षा। पुष्प वर्षा कहाँ होती है? तो पुष्प वर्षा आप जानते हैं कि केरल में कॉफी के फूल खिलने के लिए ये पुष्प वर्षा होती है और इसमें कॉफी के जो फूल है खिलते हैं, कॉफी के लिए काफी लाभदायक होता है। नॉर्वेस्टर कहाँ होता है? बंगाल, असम में शाम के गरज के साथ जो वर्षा होती है उसे नॉर्वेस्टर कहा गया है। आम्र वर्षा कहाँ होती है? केरल और कर्नाटक के में मानसून पूर्व यानी कि प्री मानसून जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहा जाता है। इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा ए नंबर 1-3-2। आइए नेक्स्ट देखिए 48 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य एंट्रेपोर्ट बंदरगाह है? एंट्रेपोर्ट बंदरगाह, देखिए एंट्रेपोर्ट बंदरगाह का मतलब होता है कि यहाँ वैसा बंदरगाह जहाँ पर सभी देश से जो कंटेनर है आता है और वहां से व्यापार होने के लिए जाता है तो उसी को एंट्रेपोर्ट बंदरगाह कहा जाता है। इनकी वैसा बंदरगाह जहाँ पर सभी वस्तु को कंटेनर को संग्रह किया जाता है, सभी देश से व्यापार होने के लिए आता है और वहाँ पर संग्रह स्टोरेज हाउस होती है, उसी को एंट्रेपोर्ट बंदरगाह कहा जाता है। इसमें रोटरडैम भी हो जाएगा, सिंगापुर भी हो जाएगा, कोपेनहेगन भी हो जाएगा। इस प्रकार से उपयुक्त में से एक से अधिक है जो एंट्रेपोर्ट बंदरगाह है। आइए नेक्स्ट नल्ला मल्ला हिल्स। नल्ला मल्ला हिल्स ये कहाँ है? नल्ला मल्ला हिल्स आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में है, यानी कि मध्य भारत नहीं होना चाहिए, दक्षिण भारत होना चाहिए। इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। सतमाला हिल्स कहाँ है? सतमाला हिल्स हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट नहीं होगा, ये पश्चिमी घाट होगा सतमाला हिल्स। ये भी गलत हो जाएंगे। मिकिर हिल्स पूर्वोत्तर भारत, ये क्या हो जाएंगे? सही है। महादेव हिल्स ये मध्य भारत में, ये भी बात सही है। पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है? तो 1 और 2 सुमेलित नहीं है, 3 और 4 सुमेलित है। 50 नंबर। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाली निम्न दाब पेटी है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। पश्चिमी विक्षोभ है यहीं से उत्पन्न होता है। ये पश्चिमी जेट धाराओं के प्रभाव में पूर्व की ओर भारत की ओर बढ़ती है। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही है। ये उत्तरी और उत्तर पश्चिम भारत में बर्फबारी का भी कारण बनता है। ये भी बात सही है। पश्चिमी डिस्टर्बेंस के कारण आप जानते हैं कि ठंडी में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा वाले क्षेत्र में क्या होती है? बारिश होती है, ये इसी की वजह से होती है। इस प्रकार से इसमें तीनों के तीनों क्या है? सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट 51 नंबर। देखिए एसडीजी दिया हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो 2030 तक टारगेट किया गया है कि भाई इसको लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसमें 17 टारगेट लक्ष्य किया गया है। इसमें आपसे मिलान करने के लिए दिया गया है कि कौन से टारगेट का मिलान किससे है। जो एसडीजी 10 है
इसका लक्ष्य है कि असमानता में कमी करना, जो असमानता है उसमें कमी करना। एसडीजी जो 13 दिया हुआ है उसमें जलवायु कार्रवाई है, इनकी जलवायु को किस प्रकार से स्वच्छ किया जाएगा। एसडीजी 14 है, इसका संबंध है जल के नीचे जो जीवन है, जो जलीय जीव है उसके बारे में एसडीजी 14 में बताया गया है। वहीं भूमि पर जो जीव है उसके बारे में एसडीजी 15 में बताया गया है। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3142 3142 3142, इसका मतलब हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 52 नंबर। 52 नंबर क्या कर रहा है कि इस योजना के निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया। क्योंकि कौन से पंचवर्षीय योजना में इस निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। तो आप जानते हैं गरीबी उन्मूलन किसमें किया गया था, ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, इंदिरा गांधी के समय था, और उसी में 20 सूत्री कार्यक्रम का भी प्रारंभ किया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी इसी में था। ये कौन सा हो जाएगा, आपको एक ही कीवर्ड से पकड़ा जा रहा है, इसमें हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। आइए नेक्स्ट देखिए 53 नंबर। 53 नंबर क्या कह रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले आंकड़ों को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है। ये बात क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। हेडलाइन मुद्रास्फीति है जो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जो जारी किया जाता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन में खाद्य पदार्थ व ईंधन सभी वस्तु को शामिल किया जाता है। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए नेक्स्ट देखिए 45 नंबर। 54 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यदि मुद्रास्फीति अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूति खरीद सकता है। खरीदेगी तो क्या होगी, खरीदने पर क्या होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी क्या है, अधिक बढ़ जाएगी। खरीदेगी नहीं, बेचना शुरू करेगी, बेचेगी, इससे क्या होगा कि मार्केट से लिक्विडिटी खत्म होने लगेगी, तो महंगाई पर कंट्रोल होने की संभावना है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि रुपये का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार से डॉलर का संभावित रूप से विक्रय कर सकती है। ये बात हो जाएंगे सही। यदि यूएसए या यूरोप संघ में ब्याज दरें गिरती है तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलर खरीद प्रेरित हो सकती है। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस प्रकार से कौन से सही है, तो 2 और 3 दोनों क्या है, सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 55 नंबर। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होते हैं। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में समन्वय अत्युत्पादन के फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। ये किसको दोहरा दिया गया था, तो ये से का जो बाजार सिद्धांत है, इसी के अनुसार कहा गया है कि मांग और पूर्ति है जो अपने आप जनरेट होती है, ये बाजार पर निर्भर करता है। आइए 56 नंबर क्वेश्चन। राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है। राजस्व घाटा का मतलब क्या होती है कि जानते हैं कि सरकार, राजस्व घाटा का मतलब होता है कि राजस्व खर्चा के लिए अगर सरकार को ऋण लेना पड़ रहा है तो राजस्व घाटा कहलाएगी। भारत सरकार अपने उन व्यय वित्त पोषित के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करती है। बिल्कुल सही है, पूंजीगत संपत्ति का निर्माण नहीं करती है, इसका मतलब राजस्व व्यय पर जब खर्च करने के लिए सरकार को लोन लेना पड़ता है तो इसी को कहा गया है राजस्व घाटा। आइए नेक्स्ट देखिए 57 नंबर। 57 नंबर कहा जा रहा है कि सुलभ मुद्रा बनाती है। सुलभ मुद्रा कौन से बनाती है, सुलभ मुद्रा का मतलब कि आप आसानी से खर्च कर सके। ये कौन सा मुद्रा है, सुलभ मुद्रा है। जनता के पास करेंसी, आपके पास पैसा है, तुरंत जाके खर्च कर सकते हैं। बैंक में मांग जमा, आप जो सेविंग किए हुए हैं वो आप तुरंत निकाल करके खर्च कर सकते हैं, एटीएम हो या यूपीआई के माध्यम से। बैंक में सावधिक जमा, देखिए जो आप एफडी करा देते हैं तो वो तुरंत आप खर्च नहीं कर सकते, एक मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी डेट के बाद ही आप खर्च कर सकते थे। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य जमा है जो बिल्कुल सही है, सुलभ मुद्रा बनाती है। तो 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। सुलभ मुद्रा का मतलब होता है कि जितना आसानी से आप खर्च कर सकते हैं। आइए 58 नंबर। एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है, गरीबी के दुष्चक्र संबंधी किसका विचार है। तो ये प्रोफेसर नरकसे के द्वारा गरीबी के दुष्चक्र का जो सिद्धांत दिया गया था, इनका कहना था कि गरीब गरीब होता है क्योंकि वह गरीब है। इनका स्टेटमेंट ही था कि गरीब गरीब होता है क्योंकि वह गरीब है। आइए 59 नंबर। मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ होता है कि मुद्रा के वैल्यू को अपने आप उसको गिरा देना, डिवैल्यूट कर देना। इससे क्या होगी, इससे क्या होती है कि हमारा निर्यात बढ़ जाता है और आयात होती है थोड़ा महंगा हो जाती है। इस प्रक्रिया से मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है, निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से डिवैल्यूएशन किया जाता है, इससे निर्यात बढ़ जाती है लेकिन आयात हमें थोड़ा महंगा हो जाता है। आइए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 नंबर कह रहा है मिलान करने के बाजार का प्रकार है और इसकी विशेषता क्या है। संपूर्ण प्रतियोगिता, संपूर्ण प्रतियोगिता कैसा होगी, एक जैसे उत्पाद और अनेक खरीदार और विक्रेता होगी, वहां पर प्रतियोगिता खूब होगी, यानी बहुत सारा विक्रेता है और खरीदार है, वहां पर प्रतियोगिता आप देखते हैं ज्यादा रहती है।
एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब होता है कि कोई विकल्प आपके पास नहीं है। इसका मतलब कोई निकट विकल्प न होने वाला एकमात्र विक्रेता, एकमात्र विक्रेता है तो उसका एकाधिकार है, वो अपना मर्जी से बेचेगा, जितना महंगा हो सकता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता होती है जहां पर विभेदित उत्पाद होती हैं। अल्पाधिकार, कुछ बड़ी कंपनियां जहां पर अधिकार करके बैठी होती है उसे अल्पाधिकार कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 2143 सी नंबर। आइए, थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ये श्वास नली ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे होती है, यानी कि गला के पास में ये थायराइड ग्रंथि है जो स्थित होती है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की स्थिति, विकास तथा किसी संभावित जन्मजात दोष की प्रारंभिक पहचान के लिए कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? जो गैर आयनीकरण प्रकृति की होती है और हानि रहित होती है, कम हानिकारक होता है। ये कौन सा होता है आप जानते हैं? ये होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा ये सब प्रक्रिया है जिसमें गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की स्थिति जानने में, देखने में हमें मदद मिलती है। आइए 63 नंबर, यदि एक उत्तल लेंस की पारदर्शी सतह के कुछ हिस्से की अपारदर्शी काली पट्टी से ढक दिए जाए तो बनने वाली छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगी? एक मिरर है, उसको जगह जगह पर आप जो काला पट्टी है उससे ढक दीजिएगा तो उससे क्या होगी? उसकी ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी, यानी कि छवि की तीव्रता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए 64 नंबर, मानव शरीर की तापीय विनियमन प्रणाली में वाष्पीकरण की क्या भूमिका होती है? तो वाष्पीकरण से क्या होती है कि हमारी शरीर का टेम्परेचर है वो मैनेज रहता है। यह त्वचा की सतह के ऊपर ऊष्मा सोख कर शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। इसी की वजह से जो हमारे देह से पसीना है निकलते रहता है बारंबार। चलिए नेक्स्ट देखिए 65 नंबर। 65 नंबर क्या क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बम है जो नाभिकीय संलयन पर काम करती है, तो नाभिकीय संलयन पर हो जाएगा हाइड्रोजन बम, जबकि नाभिकीय विखंडन पर कौन सा हो जाएगा? परमाणु बम है जो विखंडन पर कार्य करती है। 66 नंबर, प्रत्यवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। प्रतिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है विद्युत को बढ़ाने और घटाने में, दोनों में इसका प्रयोग होता है। प्रतिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग है जो दोनों में हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? पूछा जा रहा है कौन सा सही है? मायोपिया, मायोपिया को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, न कि उत्तल। मायोपिया के लिए हो जाएगा अवतल लेंस और हाइड्रोमेट्रोपिया के लिए हो जाएगा उत्तल लेंस। इस प्रकार से क्रॉस मिलन हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा जा रहा था अभिमुखता, अभिमुखता के लिए हम प्रयोग करते हैं बेलनाकार लेंस का। आइए नेक्स्ट देखिए 68 नंबर, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के समानुपाती होती है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके विक्रमानुपाती होती हैं। ये हो जाएगा गलत पहला स्टेटमेंट। उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, जबकि अवतल लेंस की क्षमता हो जाएगी धनात्मक। ये उल्टा कर दिया हुआ है। उत्तल लेंस हो जाएगा क्या? पॉजिटिव हो जाता है, और अवतल लेंस है जो निगेटिव होता है। इस प्रकार से इसका दोनों का दोनों स्टेटमेंट है क्या है? गलत है। न तो दो न तो एक सही है। आइए नेक्स्ट देखिए 69 नंबर, धातु और अर्धचालक की विद्युत चालकता तापमान के प्रभाव को देखते हुए निम्न में कौन सा कथन है जो सही है? ये कौन सा है कि तापमान बढ़ने पर धातु की चालकता घटती है जबकि अर्धचालक की बढ़ जाती है। जब तापमान बढ़ने पर धातु की चालकता घट जाती है जबकि अर्धचालक की बढ़ जाती है। ये 70 नंबर क्वेश्चन, लेडार तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है? लेडार का पूरा नाम होता है लाइट डिटेंशन एंड रेंजिंग। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है सटीक मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिए लेडार का प्रयोग किया जाता है। पूछा जा रहा है कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है? कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है? देखिए प्राथमिक सेल का मतलब होता है किसी भी बैटरी का आप एक बार प्रयोग किए और उसका नष्ट हो जाता है, यानी कि दोबारा चार्ज नहीं हो सकती है, उसे प्राथमिक सेल कहा जाता है। द्वितीय सेल का मतलब होता है उसे चार्ज करके बार बार उपयोग किया जा सकता है। तो प्राथमिक सेल कौन नहीं है? इसमें सभी के सभी है। जो द्वितीय सेल है, प्राथमिक सेल कोई नहीं है। सॉरी, सभी सेल है जो प्राथमिक सेल है। इसमें प्राथमिक सेल कौन नहीं पूछ रहा था, तो सभी के सभी इसमें प्राथमिक सेल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 72 नंबर। 72 नंबर द्वारा निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा जो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। इसमें हो जाएगा गामा किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, रेडियो तरंग भी इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग है। जबकि ध्वनि तरंग कैसा है? यह अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। 73 नंबर, निम्नलिखित में कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? पूछ रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। हीरा का चमकना बिल्कुल है, बिल्कुल चमकना हो जाएगा। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये भी क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। कांच में आई दरार का चमकना, ये भी हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। तारे का टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ना, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तारे का टिमटिमाता हमें क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखता है। आइए 74 नंबर क्वेश्चन, दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहे हो तो दोनों का वेग असमान होगा। नहीं, दोनों का वेग क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। असमान लिख दिया है तो यह हो जाएगा गलत, क्योंकि दोनों का वेग समान हो जाएगा। एक ही कक्षा में स्थापित भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले उपग्रह का कक्षीय वेग एक समान होगा। ये क्या हो जाएंगे? बात सही है। कौन सा सही हो जाएगा? केवल दो सही है। आइए नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो आप जानते हैं कि नियंत्रण छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम का प्रयोग है जो हम नियंत्रक छड़ के रूप में करते हैं।
निम्नलिखित में वो कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल है, जिससे हम कोई भी दाग होता है उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 77, पानी में पाए जाने वाले शैवाल की अधिकता को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है जो जल को नीला बना देता है और इसमें जीवाणुरोधी गुण पाई जाती हैं? ये कौन सा है? ये कॉपर सल्फेट है, जिसमें जीवाणुरोधी गुण पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। चलिए नेक्स्ट देखिए, हीरे का उच्च गलनांक मुख्यतः किस कारण से होती है? हीरे का जो उच्च गलनांक है किसके कारण से होती है? वो सहसंयोजक नेटवर्क संरचना के कारण हीरे की जो उच्च गलनांक होती है, उच्च गलनांक किसके कारण होती है? होती है सहसंयोजक नेटवर्क संरचना हो जाएगी। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन। यदि न्यूक्लियोटाइड की द्रव्यमान संख्या 235 और परमाणु संख्या 92 है तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या में से वो परमाणु की संख्या घटा दीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी, यानी कि 235 में से 92 घटा दीजिएगा, 143 इसका आंसर हो जाएगा। आइए, प्राकृतिक रबर जो आइसोप्रीन का पॉलीमर है उसमें कौन सा संरचनात्मक विन्यास होता है जिससे यह लोचदार होती हैं? ये कौन सा विन्यास होता है? वो C14 पॉली आइसोप्रीन होती है। CC14 यानी कि पॉली सी नंबर हो जाएगा, C14 पॉली आइसोप्रीन होती हैं, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट 81, किसी तत्व की संयोजकता की गणना की जाती है। किसी तत्व की संयोजकता की गणना किस आधार पर की जाएगी? परमाणु के बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन के आधार पर किसी भी तत्व की संयोजकता की गणना की जाती है। 82 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की रोग प्रतिरोध प्रणाली में शामिल बी लिम्फोसाइट किस अंग से उत्पन्न होती हैं और परिपक्व होती हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट किस अंग में परिपक्व होती हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? जो बी लिम्फोसाइट है वो कहाँ से निकलता है और परिपक्व होता है? अस्थि मज्जा से निकलता है और परिपक्व होता है, जबकि टी लिम्फोसाइट होता है वो निकलता तो अस्थि मज्जा से है, जबकि परिपक्व कहाँ होता है? थाइमस ग्रंथि में ये परिपक्व होता है। देखिए दोनों जो लिम्फोसाइट है बी और टी दोनों निकलता है अस्थि मज्जा से, जबकि बी लिम्फोसाइट है वो परिपक्व भी अस्थि मज्जा में हो जाता है, जबकि टी लिम्फोसाइट है वो परिपक्व किसमें होता है? वो थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, इसको मिलान करना है, कौन सा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होती है? देखिए फेफड़ा है वो टीबी प्लेग निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है, वहीं आंत है वो टाइफाइड और हैजा से प्रभावित होता है, श्वास नली है डिप्थीरिया और काली खांसी से श्वास नली प्रभावित होती है, तंत्रिका तंत्र है वो टेटनेस और कोढ़ से क्या होती है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। 1 2 3 4 इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 84 नंबर क्या हो जाएगी कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है और यह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन से कमी से कौन सा रोग होता है और किस ग्रंथि से स्रावित होती है? थायरोक्सिन से क्या होगी? ग्वाइटर हो जाएगा और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलती है। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में मात्र 2 विटामिन है जो घुलनशील है, बी और सी है जो जल में घुलनशील है, बाकी सभी जो ए डी ई के जो विटामिन होती है वो वसा में घुलनशील होती हैं, जबकि जल में घुलनशील बी और सी है। 86 नंबर, झूठा फल फॉल्स फ्रूट फल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होते हैं। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है, गलत पूछा जा रहा है। स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब, नाशपाती झूठा फल का उदाहरण है, ये भी बात क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। आम, अंगूर सच्चा फल है, ये भी बात सही है, इसका मतलब कोई नहीं गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसमें कोई नहीं गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, मांसपेशी में दर्द के उपचार में कौन सी विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं कि दर्द के उपचार के लिए कौन सा किरण प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा अवरक्त किरण है, इसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखिए 88 नंबर, भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत का जो पहला निजी रॉकेट विक्रम एस है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। इंडिया एआई प्रोग्राम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इंडिया एआई प्रोग्राम है किस मंत्रालय से हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय है जो इंडिया एआई प्रोग्राम का संचालन कर रही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लिवर है, यानी कि हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये लिवर, यकृत हो जाएगा, यकृत जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला कौन सा है कि बक्सोती बैराज नहर योजना किस नदी पर बनाई जा रही है? ये कौन सी नदी पर बनाई जा रही है? ये नदी हो जाएगी सकरी नदी पर बनाई जा रही है। बक्सोती बैराज नहर है और इसे नवादा शेखपुरा नालंदा है, इससे लाभान्वित होगा, ये सकरी नदी पर बनाई जा रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर हो जाएगा कौन सा? 92 नंबर
सॉरी एक पेज ही लग रहा है छूट गया, एक पेज छूटा हुआ है भाई। 105 पर आइए, एक पेज छूटा हुआ है, एक पेज छूटा हुआ है। 105 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 105 में क्या कह रहा है कि वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार के पश्चिमी सीमा तक था। ये गलत हो जाएंगे क्योंकि बिहार तक इसकी वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें नहीं मिलती है। उत्तर वैदिक काल में बिहार तक कुछ विस्तार आया था, लेकिन ऋग वैदिक काल में इसका विस्तार बिहार में तो पश्चिम सीमा तक नहीं था। ऋग वेद में बिहार को किकट शब्द से संबोधित किया गया। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसका मतलब ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो मगध एवं अंग का सबसे पहला वर्णन हमें कहाँ मिलता है? ये मिलता है अर्थववेद में। अर्थववेद में सबसे पहले अंग और महाजनपद की वर्णन हमें देखने को मिलता है। आइए 107 नंबर क्वेश्चन, इसमें मिलान चिन्ह करना है। पूछ रहा है कि कौन से राजा का कौन से इसमें सही गलत का मतलब चयन करना है। किस राजा का राजधानी कहाँ था, उसमें गलत आपको चयन करना है। गलत कौन सा है? बिंबिसार राजगिरी था, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। शिशुनाग पाटलिपुत्र। देखिए शिशुनाग जब अब शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, जिसमें हड़ेक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके जब शिशुनाग है शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, तो इसको लगता है कि यहाँ के लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसके लिए इन्होंने जो राजगिरी राजधानी था उसे बदल करके वैशाली कर दिया। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिशुनाग वंश के जो राजधानी थी वो कहाँ थी, वैशाली थी। कुषाण ने पुरुषपुर राजधानी बनाया था, बिल्कुल सही है। गुप्त वंश की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी, ये भी सही है। आइए 108 नंबर क्वेश्चन, कर्नाट वंश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कर्नाट वंश के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कर लीजिए। क्या कर रहा है कि कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मावली ने की है। ये बात क्या है, सही है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का नजराना ये कर एवं भेंट का था, बिल्कुल सही है। जो कर्नाट वंश है वो सल्तनत को यानी कि दिल्ली शासन को ये टैक्स समय समय पर भेजता रहा है, जिसकी वजह से इसे दिक्कत नहीं होती थी शासन करने में। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने बंगाल अभियान के क्रम में कर्नाट वंश पर विजय प्राप्त की थी। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था, न कि फिरोज शाह तुगलक था। ये कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक और दो था। चलिए नेक्स्ट देखिए 109 क्या कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिन्होंने बिहार पर अभियान किया और बंगाल एवं बिहार की वर्ष अधिकार किया। किस वर्ष अधिकार किया था, कि कौन था, इल्तुतमिश था, जो 1225 में बिहार पर सर्वप्रथम अधिकार किया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी जो बिहार शरीफ थी। आइए नेक्स्ट देखिए 111। भागलपुर के पीरपैंती में स्थापित होने वाली 2400 मेगावाट ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन किस कंपनी को दिया गया है? आप जानते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन है जो अडानी पावर लिमिटेड को दिया गया है। 112 नंबर, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन बिहार के किस जगह पर किया गया है? तो रॉयल बौद्ध मंदिर का उद्घाटन है जो राजगीर में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे गोकुल जलाशय का संबंध किस जिला से है? आप जानते हैं कि रामसर साइट में इसको शामिल कर लिया गया है। ये किस जिला में है? तो ये बक्सर में इसका स्थापना स्थान है। बिहार की चुनावी पहचान के रूप में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने किस शुभंकर को अपनाया है? ये शुभंकर कौन है? छोटी चिड़िया है, इसी को राज्य चुनाव आयोग ने अपनाया है। 115 नंबर क्वेश्चन, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची में कुल 65 लाख मतदाताओं का नाम हटाए गए हैं। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस विशेष पुनरीक्षण के बाद बिहार की मतदाता संख्या जनवरी 2025 के करीब 7.89 करोड़ से घट करके अब लगभग 7.24 करोड़ हो गई है। ये भी बात क्या है, ये सही हो जाएंगे। ये भी सही है, गलत नहीं है भाई, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। इसमें कौन असत्य है, पूछ रहा गलत कौन है, तो न तो एक न तो दो, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 116। कौन सी नदी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति घड़ियाल के संरक्षण में चंबल नदी के बाद देश में दूसरा स्थान रखता है? तो देश में दूसरा स्थान जो घड़ियाल के लिए संरक्षण है कौन सा है, गंडक नदी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार सरकार ने शहरीकरण को बढ़ावा देने और प्रमुख शहर पर दबाव कम करने के लिए 11 सैटेलाइट शहर की स्थापना करेगी। ये बिल्कुल सही है, टाउनशिप है जो 11 बसाया जाएगा। इन 11 चयनित शहर में सीतामढ़ी और सोनपुर को विशेष रूप से चुना गया है। बिल्कुल सही है, सीतामढ़ी में सीता टाउनशिप का स्थापना किया जाएगा और सोनपुर में भी विशेष रूप से एक टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। ये दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, गोगाबिल झील के संबंध में निम्नलिखित में कथन पर विचार करें। गोगाबिल झील के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए। यह बिहार के कटिहार जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है। ये बिल्कुल बात सही है, कटिहार में स्थित है।
इसे नवंबर 2025 में भारत का 94 रामसर साइट घोषित किया गया है। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यह झील गंगा और कोसी नदी के बीच ट्रांस गंगा मैदान में फैली हुई है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कोसी नदी के बीच में नहीं है, महानंदा है, गंगा और महानंदा के बीच में ये फैला हुआ है, गंगा और महानंदा के बीच में, इसलिए क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत है। इसका कौन सही है, तो 1 और 2 केवल सही है। आइए 119 नंबर क्वेश्चन, दरभंगा के मिथिलांचल मखाना उत्पादन संघ को मखाना उत्पादन में उत्कृष्टता के लिए जीनोम शोवियर कम्युनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये दरभंगा के मिथिला मखाना नहीं है, ये कहाँ का है, पूर्णिया का मिथिला मखाना है, पूर्णिया के मिथिला मखाना है, उसको पुरस्कृत किया गया है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए दूसरा है कि पूर्णिया के किसान नकुल सिंह को खीर मोहन धान के लिए प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर अवार्ड मिला है। देखिए किसान तो नकुल सिंह है, लेकिन ये पूर्णिया का नहीं है, कहाँ के, रोहतास के किसान है, जिनको बीज संरक्षण के लिए अवार्ड मिला है। ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सत्य कौन है, डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। 120 नंबर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 67.13% का उच्चतम मतदान दर्ज किया गया है, जो 1951 के बाद राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है। ये बिल्कुल क्या है, सही बात है। बिहार विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 71%, जबकि महिलाओं का मतदान प्रतिशत 62.9% रहा। ये हो जाएंगे गलत, क्योंकि पुरुष का मतदान कम था, महिला का जो भागीदारी है वो ज्यादा रहा है। महिला का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 71.78% है, जबकि पुरुष का जो वोटिंग परसेंटेज है 62.98% है। इस प्रकार से उसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। कौन सा सही है, तो केवल 1 सही है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो हो जाएगा इसका ए नंबर, केवल 1 सही है। आइए 121 में, हाल ही में चर्चा में रहा बरेला झील किस जिला में है, तो बरेला झील कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा वैशाली में। बिहार की पहली महिला बस पिंक बस चालक कौन बन गई है, तो ये बन गई है रागिनी कुमारी। केंद्रीय बजट 2026-27 में निम्न में किस राज्य में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, सभी के सभी राज्य है, चारों के चारों राज्य में रेयर अर्थ कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी, जिससे रेयर अर्थ मिनरल का हमें खनन किया जा सकता है। हाल ही में शुभांशु शुक्ला को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। आइए, बैडमिंटन का प्रतिष्ठित इंडिया ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किस देश ने खिलाड़ी ने जीता है, ये पुरुष वाला कौन जीता है, चीनी ताइपे है, जो बैडमिंटन का जो प्रतिष्ठित इंडिया ओपन 2026 है वो जीत गया है। मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो आप जानते हैं कि युमनाम खेमचंद सिंह हैं, जो मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। 127 नंबर, केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। राज्यकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही है। पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, पिछले वर्ष की तुलना में 9% वृद्धि हुआ है। और पूंजीगत खर्च है जो 12,02,000 करोड़ का टारगेट रखा गया है 2026-27 में पूंजीगत खर्च करने का। यह निर्मला सीतारमन का 9वां बजट था। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसमें सभी के सभी स्टेटमेंट है जो सही है। आइए 128 नंबर क्वेश्चन, 128 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है। ये अभी इसका ट्रायल फेज है और कहाँ किया गया है, गांधीनगर में इसका किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जिसे एमओएसपी ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का नया आधार वर्ष बनाया है। सीपीआई का नया आधार वर्ष किसे निर्धारित किया गया है, 2024 हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन, नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 के अनुसार किस राज्य ने अपने राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सबसे अधिक ग्रीन कवर दर्ज किया है। ये कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा असम। असम इसमें पहला स्थान हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए 131 नंबर, विकसित भारत शिक्षित अधिनिष्ठान विधेयक 2025 के तहत किन 3 शीर्ष विनियामक निकायों का विलय करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये हो जाएगा यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई के तीनों को मिलाकर के एक बनाया जाएगा। ये विधेयक 2025 में रखा गया था। आइए 132 साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबादी के लिए दिया गया है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। वहीं अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया है, नवतेज शर्मा को दिया गया है। इनके उपन्यास क्या है, क्रिसमस स्प्रिंग है। ये नेपाल के रहने वाली है, इसलिए इसका आंसर के दोनों क्या है, सही है। इसमें हो जाएगा सी नंबर। आइए नेक्स्ट 133, वायुबान ड्रोन सिस्टम क्या है। वायुबान ड्रोन सिस्टम क्या है, ये हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला आत्मघाती एक ड्रोन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर, अक्टूबर 2025 तक बिहार में रामसर स्थल की संख्या 5 हो गई है, जबकि भारत में इसकी कुल संख्या 93 है। देखिए ये पुराना क्वेश्चन था, उसके अनुसार ये सही है। अभी वर्तमान में भारत में 100 रामसर साइट हो गई हैं।
गोकुल जलाशय और बिहार में 6 रामसर साइट है। गोकुल जलाशय और उदयपुर जी है बिहार के नवीनतम है, उस समय के लिए नवीनतम था, ये दोनों सही है उस समय के लिए, लेकिन अब चेंज हो गया है, बिहार में टोटल 6 रामसर साइट हो गया और भारत में हो जाएगा 100 रामसर साइट, बढ़ भी सकता है समय के अनुसार। 135 नंबर, नीतीश कुमार ने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पहला शपथ ग्रहण नवंबर 2005 में जबकि 9वीं शपथ जनवरी 2024 में किया था। देखिए नीतीश कुमार पहला जो शपथ लिए थे वो 2000 ईस्वी में लिए थे, मात्र 7 दिन के लिए शपथ लिए थे, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जबकि 9वीं बार लिए थे जनवरी 2024 में और 10वीं बार लिए थे जनवरी 2023 में ही लिए थे, जबकि 10वीं बार हो जाएगा ये नवंबर 2025 में लिए थे। तीसरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि नीतीश कुमार पहली बार शपथ कब लिए थे, तो पहली बार हो जाएगा 2000 ईस्वी में, मात्र 7 दिन के लिए वो सीएम बने थे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नीतीश कुमार औपचारिक राजनीति की शुरुआत 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने एवं जीतने के साथ हुई थी। देखिए बात तो सही है, लेकिन वहां से क्या होते वो हार गए थे। बाद में जब 1985 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें निर्दलीय वो जीते हुए थे, तो पहला विधानसभा क्या हुआ, हार गए थे। पहला हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा सही है, तो दोनों में से कोई नहीं सही है, डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए 136 नंबर, जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा ए के बालासुब्रमण्यम है, ये अभी वर्तमान में ऊर्जा नियामक बोर्ड के अभी चेयरमैन है। हाल ही में किस राज्य को 33 वर्ष बाद पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है, किसे दिया गया है, गुजरात को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। 138 नंबर है कि वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार कर के हस्तांतरण में बिहार की हिस्सेदारी कितना है, जो टैक्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है टैक्स के आधार पर, उसमें भी बिहार की हिस्सेदारी कितनी है, तो दूसरी सबसे बड़ी है, यानी सबसे बड़ी किसकी हो जाएगी, तो यूपी के हो जाएगी। वहीं बिहार के इसमें हिस्सेदारी कितना है, तो बिहार की हिस्सेदारी 9.95% है। आइए 139 नंबर, केंद्रीय बजट 26-27 में बायो फार्म शक्ति योजना के तहत 5 वर्ष के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो आवंटित राशि है 10,000 करोड़, इसमें जो दवा का निर्माण किया जाएगा। चलिए सुजविका क्या है, तो ये एक एआई बायोटेक प्रोडक्ट डाटा पोर्टल है। सुजविका क्या है, तो एआई आधारित बायोटेक प्रोडक्ट डाटा पोर्टल है। तो आज के जो हमारा 140 का जीएस है वो समाप्त हुआ। तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।